Okay, so we'll start with the next module today. Not next module, next chapter today, current electricity. So module 6 में as you know there were two chapters, electrostatics and current electricity. Electrostatics हमारा last session में complete हो गया था. So let's start with next chapter. Two metal wires of identical dimensions are connected in series. तो सबसे पहले when they say identical in dimensions मतलब length and area of cross section, these two are constant. So we have two wires of identical dimensions. Okay, so let's say you have this as wire 1 and you have another wire something like this of the same length and of the same cross-sectional area. So these two wires are connected in series, so they are joined end to end. Okay, so sigma 1 and sigma 2 are conductivities of the metal wire respectively. तो पहले वायर का कंडक्टिविटी सिग्मा 1 है, दूसरे वायर का सिग्मा 2 है. ओके, द इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन. तो इंडिविजुअल कंडक्टिविटीज आपको दिया है सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2. आपको पूछा है व्हाट इज effective, what is the total conductivity of this combination. First of all, you should know resistance of wire is proportional to length upon area, और जो proportionality constant आता है that is resistivity. So resistivity is 1 upon conductivity, so resistance is 1 upon conductivity length by area. So this is what you should know first of all. मतलब आपको रेजिस्टेंस मिल गया इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी. तो जो पहला वायर है उसका रेजिस्टेंस होगा R1 इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा 1 L बाई ए. जो दूसरा वायर है उसका होगा R2 इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा 2 L बाई ए, 1 अपॉन सिग्मा 2 L बाई ए. क्योंकि दोनों आइडेंटिकल वायर्स थे इसलिए लेंथ और एरिया दोनों का सेम है. तो दिस इज व्हाट यू हैव. अब आपको पता है since they are connected in series, so since the wires are in series, तो सीरीज की वजह से आपको पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS is R1 plus R2 that is equal to 1 upon sigma 1 L by A plus 1 upon sigma 2 L by A. मतलब आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन मिल गया L by A कॉमन 1 by sigma 1 plus 1 by sigma 2, इक्वेशन नंबर 1. ओके, लेकिन अगर ये पूरा का पूरा वायर ये सिंगल यूनिट होता मतलब एक ही वायर होता, इफ दिस वाज अ सिंगल वायर देन ओके, तो टोटल इफेक्टिव क्या होता. सो इफ सिग्मा इफेक्टिव इज द इफेक्टिव कंडक्टिविटी of the combination then you know effective resistance क्या आएगा इस केस में. R effective या R equivalent is equal to वापस वही 1 upon sigma effective, length will be 2L by A now. क्योंकि अगर मैं इस पूरे वायर को एक सिंगल वायर ट्रीट कर रहा हूं विथ कंडक्टिविटी एज सिग्मा इफेक्टिव, तो आपको मिल जाएगा रेजिस्टेंस एज 1 अपॉन सिग्मा इफेक्टिव 2L by A. तो देखो ऐसे केस में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने होते हैं. पहले इंडिविजुअल वायर्स के रेजिस्टेंसेस निकाल लो, फिर दोनों सीरीज में है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल लो. फिर ऐसा बोलो कि अगर ये दोनों वायर अलग अलग ना हो के एक सिंगल यूनिट होता, सिंगल वायर होता ये of length 2L, area of cross section A and effective conductivity as sigma effective, आपको ऐसा मिलता equation number 2. So but equation number 1 and 2 should be equal. क्यों इक्वल मैंने अभी बताया, क्योंकि ये दोनों वायर्स मतलब केस 1 और केस 2
बोथ आर द सेम रेजिस्टेंस, सो दोनों को इक्वेट कर दो। तो 1 अपॉन सिग्मा इफेक्टिव 2L बाई ए इक्वल टू 1 अपॉन इक्वल टू L बाई ए कॉमन था 1 अपॉन सिग्मा 1 प्लस 1 अपॉन सिग्मा 2, तो L बाई ए कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन सिग्मा इफेक्टिव 2 अपॉन सिग्मा इफेक्टिव इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2। इसका मतलब आपको मिल जाएगा सिग्मा इफेक्टिव एज 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। दिस इज व्हाट यू शुड गेट। ऑप्शन नंबर सी। 2015 का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल, ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड इज हाउ टू फॉलो स्टेप्स हियर, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, a wire of resistance 4 ohm is stretched to twice its original length. The resistance of the stretched wire is, ये भी क्वेश्चन इजी है। As I told you, resistance is resistivity length by A, और ये आपको 4 दिया हुआ है ओहम। इक्वेशन नंबर 1, दिस इज व्हाट इज गिवन टू यू 4 ओहम। ओके, अब न्यू लेंथ जो होगा L2 is 2 times of L1, राइट। तो हमारे पास एक वायर था, मान लो ये है इनिशियल वायर। Okay, this is initial wire with length L, area of cross section A. So I'll just mention it over here, length L, area of cross section A. Now what I'm doing is मैं इसी को stretch कर रहा हूँ such that the new length is twice. जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, क्योंकि वायर विल बिकम थिन बिकॉज वॉल्यूम रिमेन्स सेम। ये L1 है, ये A1 है, ये L2 है, ये A2 है, तो वॉल्यूम रिमेन्स सेम। ओके, when the wire is stretched, the volume remains same. Volume remains constant. तो वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब therefore initial volume V1 equal to final volume V2. Volume of a wire is A1 L1 equal to A2 L2, right? अब इसको सॉल्व करो, you have to solve this. It's a pretty simple task. So now what we want to do here is, देखो resistance is proportional to length by area. Length का information तो है ही हमारे पास. What is the relation between final length and initial length we already know, but we also want to know what is the relation between area also. तो area का relation भी find करना है, तो it's a pretty simple job here. क्यों? Because once you equate this, यहाँ से आपको area का relation मिल जाएगा. Therefore area A2 is L1 by L2 into A1. But L1 by L2 from here you already have as half. Okay, so this is A1 by 2. तो A2 is A1 by 2, ये आपको पता लग गया। तो ऐसा है, this was initial resistance R1 with initial length, okay, L1 and initial area A1. Final resistance R2 will be rho. Rho same रहेगा, rho1 rho2 मत लिखना, क्योंकि rho मतलब resistivity ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। तो L2 by A2, ओके। अब आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो। सो R2 by R1 इज इक्वल टू रो रो तो कैंसिल हो ही जाएगा, ओके। तो L2 by A2, दिस विल बी A1 by L1, ओके। ये आ गया आपका L2 by A2 मतलब L2 by L1 बेसिकली। सो दिस इज L2 by L1, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास A1 by A2. So you will have this as R2 by R1 equal to L2 by L1 is 2. From here it is 2. And then A1 by A2. A1 by A2 is also 2. From here you can see A1 by A2 is also 2. तो ये भी 2 आ गया। तो R2 is 4 times of R1 और R1 4 ओहम दिया है, तो 16 ओहम
is the new resistance. 16 ohm is the new resistance of the wire. तो ऐसे क्वेश्चंस में वॉल्यूम को कांस्टेंट ट्रीट करना है, क्योंकि लेंथ का इंफॉर्मेशन दिया था, तो फिर आपको लेंथ के इंफॉर्मेशन से you will get information about area, and then you can finally find out what is. All right, so let's look at question number 3. A 12 centimeter wire is given a shape of right angle triangle ABC having sides 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter as shown in the figure. तो हमारे पास एक 12 सेंटीमीटर का वायर था जिसका हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया विथ साइड्स 3, 4 and 5 centimeter. The resistance between two ends AB, BC, CA of respective sides are measured one by one by a multimeter. तो ये जो साइड्स है इसका रेजिस्टेंस हमने मेजर किया विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर. The ratio of resistances will be. तो आपको what they are asking you is what is the ratio of resistance. So they are asking you what is RAB, what is RAB, what is RBC and CA का ratio. Okay. So you are supposed to find out ratio of resistances. RAB is to RBC is to RCA. तो आपको रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस फाइंड करना है. दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट. ओके, अब ये कैसे करेंगे, पहले तो एक चीज अच्छे से समझ लो. हाउ टू फाइंड आउट रेशियो. दिस इज वेरी सिंपल थिंग दैट यू कैन डू. ओके, तो यू विल हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट. अभी क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ोगे तो टोटल वायर का लेंथ था 12 सेंटीमीटर, उसको हमने ट्राइंगल का शेप दे दिया. तो आपको रेजिस्टेंस निकालते आना चाहिए. यू ऑलरेडी नो रेजिस्टेंस R is रो L by A. तो मुझे अगर AB साइड का रेजिस्टेंस निकालना है तो रो और A तो सेम रहेगा. लेंथ कितना है 3, तो AB साइड का रेजिस्टेंस कितना आएगा 3 रो बाय A, 3 रो बाय A. सिमिलरली रेजिस्टेंस ऑफ साइड BC कितना आएगा, it will be 4L by A. Similarly resistance of side AC कितना आएगा 5 रो by A. This is 4 रो by A. तो सिर्फ मैंने क्या किया, मैंने लेंथ की जगह पे AB साइड का लेंथ, BC साइड का लेंथ और AC साइड का लेंथ रख दिया. तो दिस इज व्हाट यू हैव. नाउ द आइडिया हियर इज, आपको पहले तो समझ लो कि रेजिस्टेंसेस का रेशियो पूछा है. ओके, तो हाउ टू सॉल्व दिस नाउ. आप बोलोगे कि तीनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो रेशियो मिल जाएगा. इट इज नॉट लाइक दैट, वैसा नहीं करना है. क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फाइंड आउट. सी हियर देयर इज अ लिटिल, छोटा सा एक चीज है जो आपको समझना पड़ेगा. A और B, इफ आई लुक एट A and B, राइट, मुझे अगर पूछा होता व्हाट इज रेजिस्टेंस बिटवीन, है ना, बिटवीन टू एंड्स A and B, तो उस केस में ये दो रेजिस्टेंसेस मतलब AC और BC साइड के रेजिस्टेंसेस सीरीज में होते और ये जो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में होता, राइट. तो क्वेश्चन पहले अच्छे से देख लो. आई एम टेलिंग यू अगेन व्हाट इज द प्रॉब्लम. यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल. हमें AB साइड का रेजिस्टेंस मिल गया, हमें BC का मिल गया, हमें AC का मिल गया. तो हमको रेशियो चाहिए था. तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो RAB is to RBC is to RAC. आप डायरेक्टली कर सकते हो, राइट. तो आपको मिल जाएगा 3:4:5. मतलब आप ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दोगे, बट विच इज नॉट करेक्ट. क्यों नहीं करेक्ट? क्योंकि आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो. द रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स बोला है, आपको ऐसा नहीं बोला है दैट यू हैव टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ द पार्ट्स. आपको AB वायर के लेंथ का रेजिस्टेंस इज टू BC वायर के लेंथ का रेजिस्टेंस इज टू AC वायर के लेंथ का रेजिस्टेंस नहीं पूछा है. आपको पूछा है रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स, मतलब रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन AB
BC एंड AC। तो वन बाय वन समझ लो आप, मैं एक एक करके बता देता हूं बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल था हमारे पास, ओके। तो मैं जब A और B के अक्रॉस रेजिस्टेंस देखूंगा तो इसको ही मैं मॉडिफाई कर सकता हूं। आई कैन शो दिस डायग्राम एज, दिस डायग्राम इज, यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है विच इज ऑफ कोर्स साइड AB का रेजिस्टेंस है, कितना है RAB। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और दूसरा रेजिस्टेंस है, ओके। तो जब आप A और B टर्मिनल्स के अक्रॉस देख रहे हो रेजिस्टेंस, तो व्हाट डू यू नोटिस, आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये RAC और RBC ये सीरीज में है और इस सीरीज कॉम्बिनेशन को ये पैरेलल में है। तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई द सर्किट। आप पहले RAC और RBC का इक्विवेलेंट निकाल लो। व्हाट इज दिस इज इक्विवेलेंट, लेट अस से R सीरीज। तो व्हाट इज R सीरीज? R सीरीज आपको मिल जाएगा RAC प्लस RBC, ओके। तो ये आपको मिल जाएगा, यू विल गेट दिस एज RAC कितना है आपके पास 5 रो बाय A और BC कितना है 4 रो बाय A, तो टोटल 9 रो बाय A। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 रो बाय A प्लस 4 रो बाय A, that is equal to 9 row by A. This is 9 row by A. This is series. Okay. अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये ऐसा चल रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। दिस इज R सीरीज जो आपने फाइंड किया, दिस इज RAB रेजिस्टेंस। तो ये A और ये B, अब ये दोनों पैरेलल में है, देयरफॉर इसका इक्विवेलेंट मतलब बिटवीन A एंड B, R इक्विवेलेंट बिटवीन AB, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं R इक्विवेलेंट बिटवीन AB। तो ये आपको मिल जाएगा, दिस इज व्हाट यू विल गेट। इसका जो आप इक्विवेलेंट निकालोगे, तो एक काम करते हैं, नोटेशन थोड़ा चेंज कर देते हैं। मैं ऐसा बोल देता हूं, इसको मैं R1 बोल देता हूं, दैट इज बेटर थिंग टू डू, नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड। R1, R2 एंड R3। क्वेश्चन इज वेरी गुड, इंटरेस्टिंग एंड सिंपल। तो अब आप बोल सकते हो टर्मिनल्स के अक्रॉस फाइंड करना है, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट थिंग देन इट्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? सो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू डू R2 and R3। सो एनीवेज गुड, तो ये आपको मिल जाएगा ऐसा। तो नाउ आई कैन सेफली यूज RAB ओवर हियर। अब कोई इशू नहीं है, अब आई कैन सेफली यूज RAB। तो रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल्स A एंड B, यू कैन, यू नो दिस इज पैरेलल। और आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल कैसे निकालते हो। रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल कैसे निकालते हो आप, 1 अपॉन RAB इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन RS, ओके। तो 1 अपॉन RAB इज इक्वल टू RS प्लस R1 अपॉन R1 इंटू RS, मतलब रेजिस्टेंस RAB is R1 RS upon R1 plus RS। तो what is R1? Of course, R1 हमारे पास क्या आया था? It was something 5 या 3 row by A, ऐसा कुछ था वो। So it was 5 or 3 row by A, something like that। तो you had R1 3 row by A, 3 row by A आएगा, और RS अभी अभी आपने फाइंड किया, इट इज 9 row by A, 9 row by A अपॉन 3 row by A प्लस 9 row by A। तो यहाँ पे आप रो बाय ए कैंसल आउट कर सकते हो दोनों तरफ से। ऊपर आपको मिल जाएगा 27 रो बाय ए, क्योंकि ये रो बाय ए का स्क्वायर है न्यूमरेटर में, तो चाहिए तो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 12 रो बाय ए। तो एक तो कैंसिल हो ही गया, तो यू हैव टू सॉल्व दिस नाउ। दिस इज 9, दिस इज 4, 9 by 4, तो 9 by 4। So you have equivalent resistance between
points A and B as 9 row by 4. Similarly, अब आपको वापस से ये ट्रायंगल उठाना है. क्वेश्चन लेंदी है. आई एम टेलिंग यू स्टेप्स, सॉल्व आपको करना पड़ेगा. सो व्हाट यू कैन डू इज, अब आगे आपको BC इन दो पॉइंट्स में कितना रेजिस्टेंस है वो देखना है. तो जब आप BC की बात करोगे तो फिर आप इस केस में यहाँ पे B पॉइंट ले लो. टेक B पॉइंट हियर, टेक C पॉइंट हियर. B और C का जो रेजिस्टेंस था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने इसको R2 बोला था, और AB का जो रेजिस्टेंस था उसको R1 बोला है, और AC का जो है उसको R3 बोला है. तो इस केस में जब मैं B और C के अक्रॉस देख रहा हूं कितना रेजिस्टेंस है, तो ऊपर के जो दो पार्ट्स है, दो रेजिस्टेंसेस है, वो सीरीज में गए, और जो नीचे का सिंगल है वो ऊपर के दो सीरीज के साथ पैरेलल में है. सो दिस इज व्हाट आई हैव ड्रॉन. तो बेसिकली जब आप AB के अक्रॉस देखते हो तो AB के अक्रॉस ये और ये कॉम्बिनेशन ये सीरीज में आता है, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन AB के साथ पैरेलल में होता है. जब आप BC के अक्रॉस देखते हो तो ऊपर का यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस है AB साइड का और AC साइड का, ये दोनों सीरीज में जाते हैं, एंड दे आर इन पैरेलल विद दिस रेजिस्टेंस ओवर हियर. तो ये दोनों सीरीज, ये पैरेलल. तो ऐसा आपको करते रहना पड़ेगा. यू हैव टू डू दिस. तो मैंने करके रखा है कैलकुलेशन, आई जस्ट टेल यू. तो यू विल गेट RBC as 32 by 12 row by A. अब जब आप तीसरे की बात करोगे, when you talk about the third one, okay, मतलब when you talk about AC part, what is resistance between terminals A and C? तो when you talk about terminal A and C, तो अब इस केस में रिमेंबर ऑलवेज रिमेंबर, इसको R1 नाम दिया था, इसको R2 नाम दिया था, इसको R3 नाम दिया था. अब ये R1 R2 सीरीज में हो गए एंड R3 इन पैरेलल. तो यू हैव टू सॉल्व दिस. तो मैं आपको इक्विवेलेंट डायग्राम बता देता हूं. तो दिस इज, इन दिस केस यू विल हैव समथिंग लाइक दिस. ये A है, ये C है, ये ऊपर का रेजिस्टेंस जो है R3 वो पैरेलल में है विद R1 एंड R2, ऐसा आएगा. फिर आप RAC फाइंड करोगे टोटल. तो RAC में मैंने फाइंड करके रखा है, दैट इज 35 by 12 रो बाय A. तो आपको याद होगा RAB हमारे पास 27 by 12 आया था, उसको मैंने बाद में सिंप्लीफाई किया. तो इफ आई डू नॉट सिंप्लीफाई दिस, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करता हूँ, मान लो आई डोंट सिंप्लीफाई दिस, तो आई गेट 27 by 12. तो RAB was 27 by 12 row by A. Okay, and RBC is 32 by 12 and RAC is 35 by 12. Therefore, you will get RAB is to RBC is to RAC, which is equal to 27 is to 32 is to 35. ऐसा ऑप्शन होना चाहिए. 27, 32, 35 ऑप्शन नंबर बी. जिनको नहीं समझा है मैं वापस बता रहा हूं एक बार. यू डू नॉट हैव, देखो प्रॉब्लम क्या है कि ये टू एंड्स, ये वर्ड अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे आप तो देन यू विल बी इन ट्रबल. आपको AB के अक्रॉस, फिर आपको AC के अक्रॉस और BC के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकाल के उसका रेशियो लेना है. जब आप AB के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकाल रहे थे तो ये R1, ये R2 और R3 को पैरेलल में था, मतलब R2 और R3 सीरीज में थे और R1 पैरेलल में था. ओके राइट. जब आप BC के अक्रॉस निकाल रहे हो, ये R1 है, ये R3 है, ये R2 है. तो R1 एंड R3 आर इन सीरीज एंड दे आर इन पैरेलल विद R2. ओके. जब आप AC के अक्रॉस निकाल रहे हो तो R1 और R2 सीरीज में है, दे आर इन पैरेलल विद R3. तो ऐसा आपको तीनों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने पड़ेंगे एंड देन टेक रेशियो. दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू डू इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा सिमिलर टाइप का है.
little bit similar type. I'm not saying exactly same, but similar. So you have a ring. A ring is made of a wire having resistance 12 ohm. हमारे पास एक रिंग है, उस रिंग का टोटल रेजिस्टेंस है 12 ओहम. Find the points A, B as shown in figure at which the current carrying conductor should be connected so that the resistance R of the sub-circuit between these two points is AB is 8/3. तो आपको ये A point और B point ऐसा फाइंड करना है, मतलब आपको बेसिकली लेंथ का रेशियो पूछा है. मैं मान लेता हूँ ऊपर का जो लेंथ है L1 है, नीचे का जो लेंथ है L2 है. You are supposed to divide this ring such that the equivalent resistance becomes 8/3 ohm between A and B. क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ अच्छे से समझ लो. एक रिंग है जिसका रेजिस्टेंस 12 ओहम का है. हम लोगों को करना क्या है, हमको इस रिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है such that equivalent resistance becomes 8/3 ओहम. तो ये कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि जो ऊपर का जो पार्ट है AB, ये जो AB पार्ट है आपके पास, दिस AB पार्ट, इसका लेंथ है x. ओके राइट. तो दिस इज व्हाट यू कैन से x या फिर L1, डजंट मैटर व्हाटएवर यू आर कॉलिंग इट. सो इट्स जस्ट अ सिंपल थिंग. तो ऐसा करता हूं, ठीक है, आई यूज L1 विथ सिग्मा. व्हाट इज सिग्मा L1? मैंने कल ही बताया था आपको. सिग्मा इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू L1 इज लेंथ. देखो ऐसा है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का क्या मतलब होता है, पहले ये समझ लो. मेरे पास एक 10 मीटर का वायर है और टोटल रेजिस्टेंस है उसका 20 ओहम का. तो 1 मीटर में कितना, 2 ओहम. तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज सिग्मा. तो मैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को अगर लेंथ ऑफ द वायर से मल्टीप्लाई करता, हो सकता है ये जो AB पार्ट है, इस AB पार्ट का लेंथ हो सकता है 2 मीटर हो. तो मैं क्या करूंगा, मैं सिग्मा मतलब 1 मीटर में कितना रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, तो मुझे मिल जाएगा हाउ मच इज द रेजिस्टेंस इन दिस पार्ट AB. ओके, तो दिस इज व्हाट यू शुड डू. तो ऊपर का जो वायर है उसका लेंथ था L1, उसको मैंने रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे मिल गया सिग्मा L1 एज रेजिस्टेंस. नीचे का जो है उसका लेंथ है L2, उसको मैं सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे मिल जाता है सिग्मा L2 रेजिस्टेंस. तो मुझे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अपर पार्ट इज सिग्मा L1 एंड रेजिस्टेंस ऑफ लोअर पार्ट इज सिग्मा L2. दिस इज व्हाट वी नो. करेक्ट. अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप रिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो ऊपर का और नीचे का रेजिस्टेंस दे गो इन पैरेलल. सो बट एज यू नो, R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, दे आर नॉट इन सीरीज, क्योंकि दोनों के दोनों टर्मिनल्स कॉमन किए हैं. देखो यहाँ पे ऊपर के रेजिस्टेंस का और नीचे का रेजिस्टेंस का एक पॉइंट कॉमन है, यहाँ पे ऊपर का और नीचे का दूसरा पॉइंट कॉमन है. तो यू हैव बोथ टर्मिनल्स कनेक्टेड ओके इन कॉमन, तो इसलिए वो पैरेलल हो गया. Therefore, you should know equivalent resistance in parallel combination is R1 R2 by R1 plus R2. This is what you should know. अब हमको ऑलरेडी पता है, you already know equivalent कितना बोला है, 8/3, 8/3 आना चाहिए. This is what they have already told you. R1 कितना आया, सिग्मा L1. R2 कितना आया, सिग्मा L2 upon sigma L1 plus sigma L2. This is what you have. Okay, so 8/3 sigma you can just take out like sigma square L1 L2 upon sigma common L1 plus L2 ऐसा लिख के एक एक सिग्मा आप खत्म कर सकते हो. You can just do this, right? This is what you have. तो आपके पास अल्टीमेटली क्या बचा, अब आपके पास बचा 8/3 sigma L1 L2 by L1 plus L2. ओके, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा. हाउ टू सॉल्व दिस? देखो आपको क्या पूछा है, आपको रेशियो ऑफ लेंथ पूछा है, आपको L1 by L2 पूछा है ना. तो व्हाट आई विल डू इज, मैं ये डिनोमिनेटर में से I will take out L2 common from denominator. So if I take out L2 common from denominator, first term will be L1 by L2 plus 1. क्योंकि पहले टर्म में L2 था नहीं, मैंने जबरदस्ती कॉमन निकाला है, तो एडजस्ट करना पड़ेगा. क्योंकि जब मैं वापस मल्टीप्लाई करूंगा तो L2 कैंसिल होगा और सेकेंड टर्म में L2 आएगा. तो आई हैव जस्ट टेकन आउट L2 कॉमन एंड देन कैंसल्ड आउट ओवर हियर. ऐसा क्यों किया? बिकॉज अल्टीमेटली एज यू नो आई वांट टू फाइंड आउट
L1 by L2, इसलिए मैंने ऐसा किया. तो now let us call this as equation number 1. तो 8 by 3 equal to sigma L1 upon L1 by L2 plus 1, equation number 1. अब डायरेक्टली तो ये सॉल्व होने से रहा नहीं हो सकता सॉल्व डायरेक्टली. क्यों नहीं हो सकता सॉल्व डायरेक्टली? दो आपके पास अननोन है, L1 L2 अननोन है, और एक ही इक्वेशन सॉल्व कैसे होगा? तो क्या करोगे? आपको टोटल रेजिस्टेंस पता है 12 ओहम. यस. रिंग कैसे बनता है? इतना पार्ट लिया ए बी L1, फिर अगला पार्ट लिया L2, दोनों को ज्वाइन कर दिया. मतलब बेसिकली टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर, हमारे पास ये टोटल वायर था ए से बी तक मान लो, या फिर जस्ट वायर था जिसका टोटल रेजिस्टेंस है 12 ओहम. अब इसी वायर को दो पार्ट्स करता हूं मैं. ओके, एक का लेंथ L1 बोलता हूं, दूसरे का L2 बोलता हूं. करेक्ट. करेक्ट. और अब इस पार्ट का जो रेजिस्टेंस है, कौन से पार्ट का? पहले पार्ट का, सिग्मा L1, दूसरे का सिग्मा L2. अब मैंने अगर इस वायर को रिंग का शेप दे दिया तो रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, टोटल रेजिस्टेंस, मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं. तो इफ यू ज्वाइन दिस वायर, bend this wire in the form of ring, total resistance still remains the same. But what was total resistance? It was sigma L1 plus sigma L2. तो ये बन गया आपका equation number 2. This is important to understand that this total resistance is sigma L1 plus sigma L2, right? क्योंकि ये पता होगा तो ही सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सिंपल. तो अब मैं क्या करूंगा? वापस वही ट्रिक. 12 सिग्मा L2 कॉमन, तो L1 by L2 plus 1 ऐसा कर देंगे. करेक्ट. अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर दो. यू कैन जस्ट डिवाइड इक्वेशन 1 and 2. ओके, सो यू डिवाइड इक्वेशन 1 and 2. डिवाइडिंग 1 and 2, so you will get 8 by 3 by 12 equal to sigma L1 upon L1 by L2 plus 1 upon sigma L2 L1 by L2 plus 1. Okay, so now this is 4 2s are 4 3s are, so 2 by 9 equal to sigma गया L1 by L2 upon L1 by L2 plus 1 का bracket square. This is what you will be getting, right? Good. Now, of course, इसको further simplify करके हमको solve करना पड़ेगा. You will have to solve this. तो एक बार check कर लो if we have done something wrong. 8 by 3 by 12. तो ये आ जाएगा आपका 8 by 36. That is 2 by 9. That is all correct. Good. Good. Right? तो अब I can write this as, थोड़ा लेंदी है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे इन जनरल लेंदी है. Let L1 by L2 equal to y बोल देते हैं. L1 by L2 को y बोल देते हैं. तो आपको मिल जाएगा 2 by 9 equal to, ये L1 by L2 y था, नीचे y plus 1 का ब्रैकेट स्क्वायर था. तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे this is y plus 1 ब्रैकेट स्क्वायर equal to 9 by 2 times of y. तो इसको सॉल्व करो. y square minus 2y plus 1 equal to 9 by 2y. So therefore you will get y square minus 2y minus 9 by 2y plus 1 equal to 0. ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा. तो आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन you will get y equal to 2, right? So this is what you will get. So you will get y equal to 2. तो y मतलब क्या था? L1 by L2 था, that is equal to 2. ऑप्शन नंबर एक भी नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं. तो दो रूट होते हैं तो दूसरा रूट मैंने लिखा नहीं. दैट इज वाई हाफ. आ गया आपका ऑप्शन नंबर टी. तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल अगेन व्हाइल सॉल्विंग सच क्वेश्चंस. तो मैं एक बार मेथड बता देता हूं. मेथड इज सिंपल. आपके पास एक रिंग है. रिंग मतलब एक बड़ा वायर था. आई डोंट हैव अ वायर टू शो यू हियर. यस, एक वायर था, इतना वायर था जिसका रेजिस्टेंस 12 ओम है. इसको मैंने रिंग बना दिया.
तो इसका वायर का रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, उतना ही रहेगा, 12 ओम ही रहेगा। अब हमको दो पॉइंट्स फाइंड करने हैं, एनी टू पॉइंट्स अक्रॉस विच इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 8/3 ओम, राइट। तो मान लो मैंने दो पॉइंट्स फाइंड कर लिए, समथिंग लाइक दिस। सो आई हैव समथिंग लाइक दिस, 2 पॉइंट्स यू कैन सी हियर, ओके। जहां जहां पेन टच कर रहा है वायर को, वहां वहां पे। तो ऊपर का जो पार्ट है उसका लेंथ L1, नीचे का जो पार्ट है उसका लेंथ L2। ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो सिग्मा L1 वेयर सिग्मा इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, नीचे का जो है वो सिग्मा L2 वेयर सिग्मा इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट अभी हो गया पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है 8/3। तो आप इसको सॉल्व करते गए, you were solving this and solving this, you get 8/3 equal to sigma L1 upon L1 plus L2, L1 by L2 plus 1। इक्वेशन नंबर 1 बन गया आपके पास। बट जैसे मैंने बताया, टोटल रेजिस्टेंस तो 12 था, 12 ही रहेगा। टोटल रेजिस्टेंस मतलब टोटल वायर का रेजिस्टेंस सिग्मा L1 प्लस सिग्मा L2। तो दोनों को डिवाइड कर लिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। आफ्टर यू सॉल्व दिस यू विल गेट L1 by L2 इक्वल टू हाफ, राइट। सो थोड़े क्वेश्चन लेंदी है, यस लेंदी है। इसके शॉर्टकट्स है, यस इसके शॉर्टकट एग्जिस्ट करते हैं, शॉर्टकट्स डू एग्जिस्ट, ओके। आई विल टेल यू शॉर्टकट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो पहले फुल सॉल्यूशन देख लो, देन वी विल बी यूजिंग शॉर्टकट्स आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, if voltage across bulb rated 220 volt and 100 watt drops by 2.5% of its rated value, the percentage of the rated value by which the power would decrease is। आपके पास एक बल्ब है, जिस बल्ब का पावर रेटिंग है 220 वोल्ट का वोल्टेज है, वोल्टेज इज 220 वोल्ट, पावर इज 100 वैट, ओके। तो इसका जो वोल्टेज है ये ड्रॉप होता है बाय 2.5%, ओके। तो हाउ मच इज द पावर डिक्रीज इन द पावर। सबसे पहले व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज P इज V स्क्वायर बाय R, ओके। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, पावर क्यों कम हुआ, होता है ना घर में कभी कभी वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि रेजिस्टेंस कम हो गया। रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस है, वो तो कांस्टेंट होता है। मेरे पास एक डिवाइस है जिसमें मैंने 10 ओम का रेजिस्टेंस डाल दिया, तो अभी उसमें से सप्लाई 220 वोल्ट का हो उसके अक्रॉस, या उसके अक्रॉस सप्लाई 100 वोल्ट का हो या 150 वोल्ट का हो, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट ही रहने वाला है ना। व्हाई विल रेजिस्टेंस चेंज, okay। Resistance is a component which contains constant value unless you are making it variable। तो constant होता है, तो resistance constant होता है। तो आपको 11th स्टैंडर्ड का फिजिक्स का पहला चैप्टर पता होना चाहिए, प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। तो डेल्टा P बाई P फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाय 100 इज परसेंटेज एरर इज 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा V बाई V इंटू 100। आर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में हम लोग एरर या फिर इंक्रीज डिक्रीज देखते नहीं, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू ना इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है। दिस इज सिंपल थिंग, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। डेल्टा V बाई V इंटू 100 आपको कितना दिया हुआ है, 2.5। तो आ गया आपके पास आंसर 5%। तो ये क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। दे वर चेकिंग इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ पावर व्हिच इज V स्क्वायर बाय R। दे वर चेकिंग if you know that during voltage fluctuations resistance doesn't change, it is a constant quantity। Next question, if power dissipated in the 9 ohm resistor in the circuit is 36 watt, okay, the potential difference across 2 ohm resistor is। power dissipated in 9 ohm resistor is 36 watt। आपको पूछा है potential difference across 2 ohm resistor is। तो first of all, how can you find out potential difference, how do you find out potential difference। V equal to IR, मतलब मुझे इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से करंट मिल गया, तो मैं I इंटू आर, क्योंकि रेजिस्टेंस तो पता ही है, मैं I इंटू आर करके मैं फाइंड कर सकता हूँ व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर। इसके लिए व्हाट आई विल शो हियर इज कि मान लो ये टोटल करंट I है, ये इस जंक्शन पॉइंट पे, इसको मैं नाम देता हूं A, स्प्लिट हो गया I1 में और I2 में। फिर ये B पॉइंट पे आके वापस
कंबाइन हो गया और यहाँ पे आ गया वापस से आई करंट, ऐसा मान लो। इससे क्या होगा, आपको पावर डिसिपेटेड अक्रॉस 9 ओहम दिया है, तो आपको पता है पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, तीन फॉर्मूला है ना पावर के, V इंटू आई, वी स्क्वायर बाय आर और आई स्क्वायर आर। तो आपको क्योंकि पावर डिसिपेटेड पता है, आपको रेजिस्टेंस 9 ओहम दिया है, तो आपको यहाँ से करंट ऊपर की ब्रांच में I1 करंट मिल जाएगा। तो पावर डिसिपेटेड थ्रू 9 ohm resistance is 36, this is 9, so this is 4। तो आपको I1 करंट मिल गया 2, क्योंकि I1 स्क्वायर 4 है तो I1 करंट मिल गया 2। अब अगर मुझे I2 भी मिल जाता है तो मुझे I1 प्लस I2 करके I मिल जाएगा, करेक्ट। तो अभी I2 कैसे फाइंड करोगे, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब आप किसी भी दो कंपोनेंट्स को आप पैरेलल में लगाते हो तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 9 ओहम इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 6 ओहम सिंस दे आर इन पैरेलल, सिंस 9 ओहम एंड 6 ओहम आर इन पैरेलल। क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इसी के लिए आप लिख सकते हो कि पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, potential drop same है because they are in parallel। What is potential drop? I1 into resistance, IR मतलब this is I2 into resistance। तो 9 I1 equal to 6 I2, this is what you get। तो आपको I2 चाहिए था तो I2 आपको मिल जाएगा 9 by 6 times of I1। तो 9 by 6 is 3 by 2, ओके। 3 by 2 times of I1, I1 तो आपने 2 फाइंड करके कैंसिल कैंसिल, तो 3 एम्पियर का करंट मिल गया आपको I2। देयरफॉर टोटल करंट आपको मिल जाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, मतलब 2 प्लस 3 5 एम्पियर आपको मिल गया टोटल करंट। देयरफॉर पोटेंशियल ड्रॉप वोल्टेज अक्रॉस या फिर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 वोल्ट इज, कैसे निकालोगे, V इज इक्वल टू आई आर, तो I की वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 2, तो 10 वोल्ट, 10 वोल्ट ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो हमने क्या किया, हमको जो गिवन इंफॉर्मेशन है, हमको बताया है कि 9 ओहम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, सॉरी पावर डिसिपेटेड इज 36 वाट। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर से हमने पहले तो I1 निकाल लिया, फिर हमने बोला क्योंकि 9 और 6 दोनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम होना चाहिए, फिर I2 मिल गया। तो जंक्शन पॉइंट है A एंड B, तो जंक्शन पॉइंट पे तो करंट का एडिशन हो जाएगा, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2, तो टोटल करंट थ्रू 2 ओहम इज I1 प्लस I2। तो 5 एम्पियर का करंट है वो, तो 5 इंटू 2 बिकॉज करंट इंटू रेजिस्टेंस इज वोल्टेज, तो मिल गया 10 वोल्ट का आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओहम। नाउ दिस क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमने एक दो क्वेश्चन पहले देखा था, आई टोल्ड यू कि इसको सिंपल वे में भी कर सकते हैं, तो दैट इज एग्जैक्टली टाइम टू डू सिंप्लीफिकेशंस। एंड ऑफ कोर्स दिस इज लिटिल डिफरेंट क्वेश्चन, तो सेम नहीं है लेकिन उसी टाइप का है। A wire of resistance 12 ohm per meter is bent to form a complete circle of radius 10 centimeter। हमारे पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 12 ओहम्स पर मीटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड क्वेश्चन प्रॉपरली। 12 ओहम पर मीटर, दैट इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ऐसा दिया है आपको। इसको बेंड करके आपने एक सर्कल बनाया है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर का, मतलब आपको रेडियस बताया है 10 सेंटीमीटर आर। द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी विल बी, इजी चीज है। ऊपर का जो पार्ट है उसका रेजिस्टेंस R1, दूसरे का जो है R2, और R1 और R2 इक्वल आएंगे। क्यों इक्वल आएंगे, क्योंकि ऊपर के जो पार्ट का लेंथ है, द लेंथ ऑफ दिस पार्ट L1, ये आएगा 2 पाई R बाई 2, क्योंकि ये सेमी सर्कल हो गया। कंप्लीट सर्कल का सरकमफरेंस होता है 2 पाई R, तो आधे का होगा 2 पाई R बाई 2, मतलब पाई R, तो ऊपर का आ गया पाई R। ओके, रिमेंबर वन थिंग, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन रेजिस्टेंस कैपिटल R
ओके, मैं एक काम करता हूं, मैं इसको स्मॉल आर से नोट कर देता हूं, अदरवाइज यू विल बी गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेडियस. तो ये लेट अस से स्मॉल आर. ओके, गुड. तो रेजिस्टेंस विल बी फॉर कैपिटल आर डिनोटेड बाय कैपिटल आर एंड स्मॉल आर विल बी केप्ट फॉर रेडियस. गुड, गुड इनफ. तो ये पता होना चाहिए. दिस इज एनीवेज 10 पावर माइनस 1 मीटर, मतलब 0.1 मीटर आए. तो ऊपर का जो सेमी सर्कल है ए बी, ऊपर का जो पार्ट है सेमी सर्कल, उसका लेंथ है पाई आर. नीचे का जो है उसका भी लेंथ है पाई आर. ओके, तो रेजिस्टेंस R1 क्या होगा? सिग्मा टाइम्स ऑफ L1. सिग्मा कितना है? 12 ओहम पर मीटर, और इनटू लेंथ इज पाई आर. दिस इज ऑफ कोर्स यू हैव टू सॉल्व दिस. पाई इंटू आर, 12 इंटू पाई इंटू 0.1, क्योंकि आर इज 0.1. ओके, तो ये आ गया आपका 1.2 पाई. और R2 भी तो उतना ही है ना, R2 भी तो उतना ही है, क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स है. डायमेट्रिकली अपोजिट होने की वजह से ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि ऊपर का और नीचे का पार्ट सेम लेंथ का होता है, तो रेजिस्टेंस सेम होता है. इसका मतलब ये सर्किट मॉडिफाई कैसे होगा? ये ऐसा दिखेगा आपको कि ऊपर का जो रेजिस्टेंस है R1 और नीचे का जो रेजिस्टेंस है R2, दे आर इन पैरेलल. ये एक्चुअली क्वेश्चन ओरल है. दिस इज इन रियलिटी ओरल क्वेश्चन बिकॉज आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. बट यू विल नीड प्रैक्टिस फॉर दिस. ऑफ कोर्स प्रैक्टिस के बिना नहीं होता है ऐसा काम. तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है R1 और नीचे का जो है R2, वो दोनों पैरेलल में है. और दो रेजिस्टेंसेस, इक्वल रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, डायरेक्टली आप लिख सकते हो R/2. राइट? अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूं, बट यू शुड नो दिस. R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. बट R1 एंड R2 बोथ आर इक्वल. ओके, तो R1 एंड R2 बोथ आर इक्वल. तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं R1 इंटू R2 इज R स्क्वायर, या तो R इंटू R अपॉन R प्लस R, मतलब R स्क्वायर अपॉन 2R, मतलब R/2. Okay, what I don't want from your side is to write all this at this stage, because we are in advanced stage of this course. So directly R/2 पता होना चाहिए आपको. Where R1 equal to R2 equal to R, that is 1.2 pi ohm resistance. Right? This is something which is very basic. तो सीधा सीधा 1.2 पाई बाय 2 मतलब 0.6 पाई ओहम का रेजिस्टेंस आएगा. ऑप्शन नंबर डी. तो जब डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स होते हैं एक रिंग पे, फिर इजी होता है, क्योंकि ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट सेम लेंथ, मतलब ऊपर का रेजिस्टेंस नीचे का रेजिस्टेंस सेम लेंथ, मतलब डायरेक्टली दोनों पैरेलल में है. तो R इक्विवेलेंट इज R/2. खत्म. मतलब ऊपर का रेजिस्टेंस या नीचे का एक फाइंड कर लो, डिवाइड बाय 2 कर दो, आंसर आ गया. Next question. A student measures the terminal potential difference V of a cell of EMF E, internal resistance R, as a function of current I passing through it. The slope and intercept of the graph between V and I then respectively is equal to. So this is again a very good question. आपको सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से समझ के लेना है. What they are asking you is, आपके पास एक सेल है जिसका EMF E है. So you have a cell with EMF E, internal resistance small r. तो this is a cell with EMF value E या एप्सिलॉन जो भी है, with its internal resistance R. आपको बताया था मैंने कि internal resistance दिखाने के लिए कभी भी you have to put this dotted rectangular bracket. Okay. Student measures the terminal potential difference of a cell. मतलब जब मैंने इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट किया होगा, तो उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, दैट इज V. दिस इज टर्मिनल PD. क्योंकि आपको पता है हम जब सेल बनाते हैं उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करते हैं, ओके, तो थोड़ा बहुत एनर्जी तो जिस मटेरियल से सेल बना है, सेल भी तो किसी मटेरियल से बना होगा, थोड़ा एनर्जी तो उसके खुद के इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में हो जाता है, यूज हो जाता है. इफ आई एम मेकिंग अ सेल, अगर मैं सेल बना रहा हूं 11 वोल्ट का, तो
उस सेल के टर्मिनल पे, मतलब जब आप वो सेल किसी एक एक्सटर्नल रजिस्टेंस को कनेक्ट करोगे तो वहां पे जब मेजर करोगे तो 11 कभी नहीं मिलेगा, 10.9 मिल सकता है, 10.99 मिल सकता है, 10 भी मिल सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है कि जब मेरा सेल 11 वोल्ट का था तो मुझे टर्मिनल पे कम क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो सेल किसी मटेरियल से बना है, उसका खुद का रेजिस्टेंस ओवरकम करने में भी तो एनर्जी स्पेंड होगा ना, तो दैट इज व्हाई, राइट। तो इन सच केसेस यू शुड नो डायरेक्टली, आप यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा सकते हो, यू कैन से किरचॉफ्स लूप लॉ मतलब लगा सकते हो, यू कैन से, ऑफ कोर्स सबको याद होना चाहिए कि क्या होता है, कैसे होता है वो। तो if let us say the current driven by this cell is I, तो मैं जब KVL लगाऊंगा, मान लेता हूं मैं A B C and D, by the way at this stage you should not be doing all this, क्योंकि as I am telling you, you are at an advanced stage of the course। तो जब आप KVL लगाओगे to the loop, तो कंसिडर लूप ए बी सी डी ए। जब आप ए से बी जा रहे हो, नो ड्रॉप इन पोटेंशियल, नथिंग एंड नथिंग एंड नथिंग, ओके। बी से सी जा रहे हो तो यू आर गोइंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ, सॉरी यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, द पोटेंशियल ड्रॉप विल बी टेकन टू बी नेगेटिव। तो जब मैं बी से सी जा रहा हूँ तो मैं माइनस आई आर पोटेंशियल ड्रॉप लिखने वाला हूँ, बिकॉज हम लोग जिस डायरेक्शन से ट्रेस कर रहे हैं उस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग एंड कन्वेंशनल करंट इज द सेम, तो पोटेंशियल ड्रॉप इज टेकन टू बी नेगेटिव, ये बताना चाहिए। फिर जब यहाँ पे आओगे, क्योंकि सी से डी में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, नो ड्रॉप, तो जब डी से ए आओगे तो अगेन यू आर ट्रेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, तो माइनस आई इंटू स्मॉल आर। और जब आप सेल पे आ गए तो यू आर जंपिंग द सेल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो पोटेंशियल ड्रॉप तो नेगेटिव हो गया, लेकिन ईएमएफ विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव, बिकॉज यू आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के साइन कन्वेंशंस है। तो अगर आपको याद नहीं है तो आज पहला काम वो करना, साइन कन्वेंशन देख लेना, नहीं तो एक भी सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इफ यू डू नॉट नो साइन कन्वेंशंस ऑफ केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको आप किरचॉफ सेकंड लॉ भी बोलते हो, जिसको आप किरचॉफ लूप लॉ भी बोलते हो, and the sign conventions of KCL, Kirchhoff's current law, जिसको आप Kirchhoff's first law भी बोलते हो, Kirchhoff junction law भी बोलते हो, तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा आपका, ओके। तो यू शुड नो दिस। बाय द वे, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है IR, इसको मैंने V बोला है, यू सी, जिसको मैंने V नाम दिया है, ओके। सो दिस इज V, ये उन्होंने भी बोला है दिस इज V, सो V माइनस IR प्लस एप्सिलॉन इक्वल टू 0, दिस इज व्हाट यू हैव। So after solving this equation, you will get V is equal to epsilon minus IR, right? Epsilon minus IR, या तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो माइनस IR प्लस एप्सिलॉन। क्यों ऐसा लिखा मैंने? क्वेश्चन पढ़ो, द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ V and I, इसका मतलब यहाँ पे मैं V प्लॉट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं I प्लॉट कर रहा हूँ, मतलब मैं y एक्सिस पे V प्लॉट कर रहा हूँ, x एक्सिस पे करंट प्लॉट कर रहा हूँ। डू यू रिमेम्बर y इक्वल टू mx प्लस c, राइट? c इज इंटरसेप्ट, कंपेयर करोगे तो एप्सिलॉन इज इंटरसेप्ट, मैंने जैसे बताया था, ये आ जाएगा एप्सिलॉन विच इज y इंटरसेप्ट, ओके, राइट। एंड x एक्सिस, x की जगह पे I, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, x एक्सिस पे I प्लॉट कर रहे हो, राइट। तो m will become minus r, तो slope is negative, तो slope here is negative। So if you compare equation 1 and 2, so comparing 1 and 2, this is important। If you compare equation number 1 and 2, you get y-intercept as epsilon, you get slope as minus r। So of course the graph will look something like this, ऐसा जाएगा वो, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप मतलब पता होता है आपको, लाइन ऐसा दिखता है। पॉजिटिव स्लोप के लिए लाइन कैसा दिखेगा? फॉर पॉजिटिव स्लोप द लाइन विल बी लाइक दिस, क्योंकि इंक्रीजिंग स्लोप, ओके। तो ये वैल्यू होती है एप्सिलॉन। तो यू हैव y इंटरसेप्ट एज एप्सिलॉन एंड स्लोप एज माइनस r। तो स्लोप एंड इंटरसेप्ट,
स्लोप एंड इंटरसेप्ट माइनस आर एंड एप्सिलॉन, ऑप्शन नंबर ए, खत्म क्वेश्चन। तो मैथमेटिकल बैकग्राउंड इज मस्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैथमेटिकल बैकग्राउंड चाहिए ही होगा, नो एक्सक्यूजेस, यू नीड टू डू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th. In the circuit shown, the current through 4 ohm resistor is 1 ampere when the points P and M are connected to a DC voltage source. तो यहां से जो करंट है वो 1 एम्पियर का करंट है, ओके राइट। जब आपने P और M मतलब इसको और इसको एक DC सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, तब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन M एंड N मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये पूछा गया है। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। वापस वही लॉजिक है। अगर आप चेक करोगे, मान लो मैं ये जो 4 ओम है, ये 3 ओम है, दोनों पैरेलल में है। सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम। दिस इज व्हाट यू गेट, ओके राइट। आपको ऑलरेडी पता है ये। तो मैंने ऐसा क्यों किया, यू विल अंडरस्टैंड इन अ व्हाइल कि व्हाई वी आर डूइंग दिस, ओके। तो आपको पता है पोटेंशियल ड्रॉप इज I इंटू आर। तो यहाँ पे जो करंट है, मैं इसको फॉर द टाइम बिंग बोल देता हूँ I1 करंट, यहाँ पे I2 करंट। तो आपको मिलेगा ऑफ कोर्स 4I1 इक्वल टू 3I2, राइट, गुड। तो यहां से मुझे मिल जाएगा I2 इज इक्वल टू 4/3I1, और I1 तो 1 एम्पियर दिया ही है, तो 4/3 एम्पियर। तो आपके पास I1 करंट है 1 एम्पियर, आपके पास I2 करंट है 4/3 एम्पियर। तो ये I1 और I2 यहाँ पे कंबाइन होके जाएंगे, करेक्ट, वेरी गुड, दे विल गो लाइक दिस। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। दिस इज वन मेथड। मैं और एक मेथड बताने वाला हूं आप लोगों को, ओके। सो और P और M के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे हम? हाउ टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट P एंड M? तो क्या करेंगे हम लोग, ओके तो पहले एक सर्किट को सिंप्लीफाई कर ही लो। तो व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ P पॉइंट है, यहाँ M पॉइंट है, P पॉइंट एंड M पॉइंट। ऊपर की ब्रांच में 3 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ऊपर की ब्रांच में 3 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ओके। तो यहाँ पे आपके पास एक R पैरेलल आएगा, RP, ओके गुड, ऐसा आ गया। अब नीचे अगर आप देखोगे, नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये आपके पास 0.5 और 0.5 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ये आपका आ गया 0.25 ओम, ओके। फिर यहाँ पे आपके पास एक 1 ओम है, तो इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा है, राइट। यहाँ पे 1 ओम है और यहाँ पे आपका N पॉइंट है, करेक्ट, गुड। नाउ दे आर आस्किंग यू व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स M एंड N। आपको M और N पॉइंट में यू नो व्हाट इज रेजिस्टेंस। अगर आपको M और N पॉइंट में करंट मिल गया तो आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालते इजीली आएगा। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, 2-3 मेथड है, मैं आपको एक बताने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल you should know one thing, potential drop across this 4 and this 3 is the same, okay, that is 4 volt, आपको पता है, गुड। तो P एंड M पॉइंट की जब बात करूंगा मैं वापस बता देता हूं, क्वेश्चन को सबसे पहले समझना जरूरी है। I will go little slow, doesn't matter if you have to increase one lecture, understanding is much more important than anything else। तो ऐसा है, क्या पूछा है उस पर ध्यान होना चाहिए, तभी अप्रोच समझ में आएगा। आपको M और N पॉइंट में PD पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। सर्किट डायग्राम अगर आप देखोगे तो ये P पॉइंट, यहां से 2 ब्रांचेस, ऊपर यहाँ पे 2 ब्रांचेस,
फिर यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे समथिंग लाइक दिस। ओके, सो मोर और लेस लाइक दिस, ऐसा है। फिर आपके पास यहाँ पे एक एम पॉइंट है। ओके, तो यू हैव वन रेजिस्टेंस ओवर हियर विच इज 4 ओहम। यहाँ का करंट आपको बता के रखा है 1 एम्पियर, यहाँ पे 3 ओहम। ओके, यहाँ पे एम पॉइंट, यहाँ पे पी पॉइंट, यहाँ पे एन पॉइंट, यहाँ पे 1 ओहम का एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपके पास 0.5 का, और उसको पैरेलल में और एक 0.5 का रेजिस्टेंस है, समथिंग लाइक दिस, राइट। आपको पहले P और M पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेना है। कैसे करोगे? लेट इट बी वेरी क्लियर थिंग, P और M पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहाँ पे भी P पॉइंट है, यहाँ पे भी M पॉइंट है। मैंने बताया था आपको, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था आपको, जब तक वायर सेम है तब तक उस वायर पे हर एक पॉइंट पे सेम पोटेंशियल है। मतलब ये P पॉइंट है तो यहाँ पे भी पोटेंशियल P जितना ही है, यहाँ पे भी पोटेंशियल P जितना ही है, यहाँ पे भी पोटेंशियल P जितना है, यहाँ पे भी पोटेंशियल P जितना है। सिमिलरली ऑन द अदर साइड यहाँ पे पोटेंशियल M जितना है। और मुझे अगर P और M में पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, मतलब मुझे इन दो पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब मुझे या तो 4 ओहम के अक्रॉस या तो 3 ओहम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप इज दिस, potential difference across P and M is same as that of potential difference across 4 ohm resistance। सबसे पहला ये चीज पता होना चाहिए। Therefore potential difference V across PM is equal to potential difference across 4 ohm, that is I into 4, I into R, और I भी 1 एम्पियर बोला है क्वेश्चन में, तो 4 वोल्ट, मतलब P और M पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट का है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड एट द फर्स्ट प्लेस, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये समझेगा तो आपको ये समझेगा कि अगर मैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या था 0.5 ओम, 0.5 ओम, करेक्ट करेक्ट, राइट। अब इसका मतलब ये भी होता है, देखो मैंने जैसे पहले बताया, मतलब यहाँ पे भी P पॉइंट है, यहाँ पे भी M पॉइंट है, बिकॉज स्टिल दिस इज सेम वायर, राइट। मतलब जितना पोटेंशियल ड्रॉप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है 4 वोल्ट का, उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप नीचे के दो पॉइंट्स में है 4 वोल्ट का, राइट। तो यू कैन से नाउ, considering over the only the lower branch, consider only the lower branch। अब लोअर ब्रांच कैसा है आपका? लोअर ब्रांच में P पॉइंट है, यहाँ पे 0.5 ओहम है, नीचे 0.5 ओहम और है, यहाँ पे N पॉइंट है, और यहाँ पे 1 ओहम और है। ये लोअर ब्रांच है, ओके। ये 0.5, ये 0.5, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल का इक्विवेलेंट आपको पता होना चाहिए। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा P पॉइंट 0.5 और 0.5 का इक्विवेलेंट 0.25 ओहम आ गया, ये N पॉइंट है, ये 1 ओहम आ गया। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? सीरीज है ना, देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस इज कितना? लेट अस से RS इज 0.25 प्लस 1, मतलब 1.25 ओम, राइट, करेक्ट। तो टोटल करंट कितना आ गया? क्योंकि P और M के बीच में वोल्टेज तो 4 वोल्ट है पता है, रेजिस्टेंस भी मिल गया, तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस मिल गया तो करंट मिल जाएगा। देयरफॉर टोटल करंट थ्रू
MNP is by V equal to IR, you will get I equal to V by R. V तो 4 था, पहले ही देख चुके हैं, R 1.25 है, 4 अपॉन 1.25. ओके, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे तो भी चलेगा. I mean, just keep it like this if you want, or if you want, you can just call it as 16/5, क्योंकि ये 16/5 भी है. नीचे मल्टीप्लाई बाय 4, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 4, ऐसा कर सकते हो. कुछ नहीं है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन है. तो इतना करंट आ गया आपके पास. नाउ क्वेश्चन क्या था, मैंने आपको पहले ही बताया. क्वेश्चन ये था कि आपको M और N पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. अगर आपको करंट मिल गया तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा. करंट कितना कितना करंट निकाला हमने, 16/5. क्यों ऐसा? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन का रूल क्या है, जितना करंट यहां से जाएगा उतना ही करंट यहां से जाएगा. मतलब MNP ब्रांच में करंट सेम ही होगा, फिर वो 1 ओम रेजिस्टर के थ्रू हो या 0.25 के थ्रू हो, तो करंट मिल गया. देयरफॉर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस MN is V equal to IR. I कितना 16/5 और R कितना है, 1 ओम है. 1 ओम है ना बिटवीन M and N, तो 16/5. 16/5 is how much? 32/10, that is 3.2 volt. Option number B, 3.2 volt. Right? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बट ऑफ कोर्स यू नीड टू नो बेसिक्स. तो देखो ऐसा है, मैं आपको पूरा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ. What logic you have to use, always remember. क्या दिया है वहां से स्टार्ट करो. अच्छा, 4 ओम के अक्रॉस 1 एम्पियर है क्या? ओके, मतलब 3 ओम के अक्रॉस भी उतना ही ड्रॉप होगा पोटेंशियल का. मतलब P और M पॉइंट के अक्रॉस भी उतना ही होगा. क्यों? क्योंकि ऐसा टोल्ड यू, ये पॉइंट भी P है, ये भी M है. तो जितना ड्रॉप यहाँ पे उतना ही ड्रॉप यहाँ पे, मतलब उतना ही पोटेंशियल का ड्रॉप अक्रॉस P और M में. तो पहली चीज ये, अगर P और M में 4 वोल्ट का ड्रॉप है तो नीचे यहाँ पे भी तो M पॉइंट और P पॉइंट है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही होगा, 4 वोल्ट का होगा. अच्छा, 4 वोल्ट का होगा तो टोटल रेजिस्टेंस मिल गया. टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये दोनों कंबाइन होके सीरीज में 0.25 देंगे और उसमें 1 ऐड करोगे तो 1.25. तो आपको टोटल रेजिस्टेंस नीचे की ब्रांच का 1.25 पता है. आपको पता है व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस दिस M and P, 4 वोल्ट. वहां से आपको करंट मिल गया. करंट इनटू रेजिस्टेंस विल गिव यू पोटेंशियल ड्रॉप. खत्म क्वेश्चन. So this is how you are supposed to solve this particular question. आपको ऐसा ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था. Okay, so that's it for the morning session. We will continue with more in the next session.